नमस्कार विद्यार्थियों, अभिनव में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज अपने बायो की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपने फर्स्ट यूनिट जो है उसको स्टार्ट करेंगे। अपने एनसीईआरटी में फर्स्ट यूनिट जो है उसके अंदर रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन में फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें रिप्रोडक्शन जो है उसकी विभिन्न विधियां दे रखी हैं। सेकंड जो लेसन है उसमें आवर्तबीजी पादपों में जनन या रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स, और तीसरा चैप्टर जो है वो है मानव में प्रजनन, और चौथा चैप्टर जो है वो है जनन स्वास्थ्य। तो ये वाली यूनिट जो अपनी है इसमें अपने सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आवर्तबीजी पादपों में जनन। आवर्तबीजी पादपों में जनन की क्रिया जो है उसको समझने से पहले अपने जनन के बारे में सामान्य बातें करते हैं। उसके बाद जो अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां हैं, विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल जो है उनको अपने आगे की क्लासों में करेंगे। तो अभी अपने बायोलॉजी में शुरू करते हैं भी। सबसे पहले रिप्रोडक्शन या इसको कहते हैं प्रजनन। रिप्रोडक्शन या प्रजनन। भी प्रजनन क्या होता है? कोई भी जीव जो है उसमें अपने समान नए जीवों का निर्माण करने की, उन्हें उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। भी सभी जीव जो है उनमें अपने समान नए जीव का विकास करने की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। यही क्षमता उनकी प्रजनन क्षमता कहलाती है। भी तो प्रजनन या रिप्रोडक्शन क्या होता है कि किसी जीव द्वारा अपने समान नए जीव का विकास करना, नए जीव का विकास करना क्या कहलाता है? भी प्रजनन कहलाता है। प्रजनन की क्रिया जो है सभी जीवों में पाई जाती है, और इसी क्षमता का यानी प्रजनन क्षमता का उपयोग करके जीव जो होते हैं वो अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन होगी भी रिप्रोडक्शन या प्रजनन की, कि किसी जीव द्वारा अपने समान नए जीव का विकास करना क्या कहलाता है? प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहलाता है। सभी जीव जो है उनमें प्रजनन की प्रचुर क्षमता पाई जाती है, और इसी क्षमता का उपयोग जीव जो होते हैं वो किस लिए करते हैं? भी अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए। कहने का मतलब ये है कि जीव जो है वो जनन क्यों करते हैं। प्रश्न ऐसे आ जाए कि जीव जनन क्यों करते हैं। सबसे पहला ये है कि जीव जनन इसलिए करते हैं ताकि उनकी जाति का अस्तित्व बना रहे। दूसरा भी कारण है इसका। दूसरा कारण क्या है कि प्रजनन की क्रिया के द्वारा जीवों के अंदर वेरिएशन आता है, विभिन्नता आती है। इसी विभिन्नता का उपयोग होता है किसमें? जैव विकास में, एवोल्यूशन में। यानी जितनी ज्यादा वेरिएशन बनती जाएगी तो धीरे धीरे करके ये वेरिएशन जो है इकट्ठा होती जाएगी, और अंततः क्या होगा? एक नई जाति का निर्माण हो जाएगा। तो इवोल्यूशन में भी ये सहायक है। दूसरी बात ये भी है कि प्रजनन क्रिया के दौरान, जैसे लैंगिक जनन में अपने बात करें तो लैंगिक जनन के दौरान जो वेरिएशन होता है उस वेरिएशन या विभिन्नता के कारण जीव जो होते हैं वो किसी नए वातावरण के अंदर अपने आप को क्या कर लेते हैं? भी अनुकूलित कर लेते हैं। यानी एडेप्टेशन में भी ये क्या है? सहायक है। कौन सा जनन? भी लैंगिक जनन। तो अब प्रजनन की क्रिया क्या होती है
अब प्रजनन जो है ये कितने प्रकार का होता है बात करते हैं। प्रजनन की क्रिया जो होती है या रिप्रोडक्शन जो होता है ये दो प्रकार का होता है भी। कितने प्रकार है इसके? दो प्रकार है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है इसके दो प्रकार है भी। सबसे पहला प्रकार अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन या इसे कहते हैं भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा प्रकार है लैंगिक जनन। दूसरा प्रकार क्या है भी? लैंगिक जनन या इसे कहते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अपने प्रजनन की पहले सामान्य बातें कर रहे हैं, उसके बाद अपने चैप्टर शुरू करेंगे। कौन सा? पहले पादपों में जनन, उसके बाद जंतुओं में जनन। जंतुओं में मैंने अपने दे रखा है मानव में जनन। तो पादपों में, आवर्तबीजी पादपों में जनन की क्रिया पढ़ने से पहले अपने जनन के जो ये वेरियस टाइप जो है इनकी बात करते हैं। सबसे पहला प्रकार क्या लिया है अपने? अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें क्या होता है? केवल एक जीव भाग लेता है। यानी जनन की ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। तो पहला पार्ट क्या हो गया? पहला पॉइंट क्या हो गया इसका? एक जीव भाग लेता है। अलैंगिक जनन जनन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केवल एक ही जनक या एक ही जीव भाग लेता है और इसमें न तो युग्मक निर्माण होता है, युग्मक निर्माण नहीं होगा, मतलब इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता और युग्मक निर्माण नहीं होगा। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में सारे के सारे विभाजन कैसे होने हैं? समसूत्री होने हैं। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, इसलिए क्या नहीं बनते भी? युग्मक निर्माण नहीं होता। युग्मक निर्माण नहीं होता। अब भी युग्मकों का निर्माण ही नहीं हुआ तो युग्मकों का संलयन या निषेचन, युग्मकों का संलयन या निषेचन यह प्रक्रिया भी नहीं होगी। तो अलैंगिक जनन क्या होता है कि जनन की वह विधि जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है या एक ही जीव भाग लेता है। युग्मक निर्माण, युग्मक संलयन या निषेचन आदि प्रक्रियाओं का क्या होता है? अभाव होता है। क्या कहलाती है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति जो होती है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आकारिकी में, किसमें भी? आकारिकी में यानी मॉर्फोलॉजी में, वह आनुवांशिकी में, आनुवांशिकी में हूबहू अपने जनक के समान होती है भी। हूबहू क्या होती है? अपने जनक के समान होती है। वे जीव जो आकारिकी और आनुवांशिकी में हूबहू समान होते हैं उन्हें संज्ञा दी जाती है भी क्लोन की। किसकी संज्ञा दी जाती है? क्लोन की संज्ञा दी जाती है। यानी अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जो संततियां होती है वो आकारिकी और आनुवांशिकी में हूबहू अपने जनक के समान होती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है भी? क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें आकारिकी और आनुवांशिकी रूप से हूबहू समानताएं पाई जाती है। तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को हम क्लोन की संज्ञा भी दे सकते हैं। अलैंगिक जनन जो होता है ये केवल निम्न श्रेणी के जंतुओं में और
निम्न श्रेणी के पादपों में पाया जाता है। अब अलैंगिक जनन में देखिए, जो जंतु है उनमें तो सभी में निम्न श्रेणी के जंतु जो है उनमें पाया जाता है, निम्न श्रेणी के पादपों में भी पाया जाता है, लेकिन बहुत सारे उच्च श्रेणी के पादप भी हैं जिनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, जिसमें पादप के विभिन्न भाग जो होते हैं उनसे एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। वो प्रक्रिया कहलाती है भी कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन, जो एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन। तो निम्न श्रेणी के जंतु और पादपों में तो ये पाया ही जाता है। इसके अलावा बहुत से उच्च श्रेणी के पादप भी हैं जिनमें कायिक जनन जो है अलैंगिक जनन की एक विधि के रूप में पाया जाता है। तो यह है भी अलैंगिक जनन। तो इसमें एकजीव भाग लेता है, युग्मक निर्माण नहीं होता, निषेचन नहीं होता, और संतति जो होती है वो आकारिकी में और आनुवंशिकी में हूबहू अपने जनक के समान होती है। इसलिए इसे किसकी संज्ञा दी गई है भी, क्लोन की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है, क्लोन की संज्ञा दी गई है। दूसरे बात करें अपने लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जनक, कितने जनक भी, दो जनक, एक नर व एक मादा, दो जनक भाग लेते हैं भी। और क्या प्रक्रिया होती है इसमें कि इसमें युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन यानी निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है। और उत्पन्न संतति जो होती है वो आकारिकी में और आनुवंशिकी में अपने जनकों से भिन्नता लिए हुई होती है, यानी उनमें वेरिएशन पाया जाता है। तो ये क्या कहलाता है भी, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन क्या है, जनन की वह विधि जिसमें दो जनक, एक नर और एक मादा भाग लेते हैं। इसमें युग्मक निर्माण, युग्मक संलयन यानी निषेचन की प्रक्रिया होती है, पाई जाती है। और उत्पन्न संतति जो होती है उसमें भिन्नता पाई जाती है, यानी आकारिकी और आनुवंशिकी में उनमें जनकों से क्या पाया जाता है भी, वेरिएशन पाया जाता है। इसीलिए लैंगिक जनन जो होता है ये जैव विकास में क्या होता है भी, सहायक होता है। क्या होता है, जैव विकास में सहायक, यानी नई जाति का निर्माण जो है जैव विकास में सहायक, यानी नई जाति का जो निर्माण है उसके लिए आधार क्या होता है भी, वेरिएशन होता है। क्या होता है भी, वेरिएशन। और वेरिएशन भी कैसा भी, आनुवंशिक, यानी आनुवंशिक भिन्नताएं जो होती है, आनुवंशिक भिन्नताएं जो होती है वो क्या होती है, जैव विकास का आधार होती है। किसका आधार होती है भी, जैव विकास का आधार। और यहां पे जो भिन्नताएं उत्पन्न होंगी वो आनुवंशिक भिन्नताएं होंगी और वो जैव विकास में यानी एक नई जाति के विकास में क्या होगी, सहायक होगी। तो ये सामान्य अपने प्रजनन के बारे में पढ़ा है भी कि इसके दो प्रकार हैं। पहला जो चैप्टर है उसमें इन प्रकारों को, इनकी विधियों को अपने डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो अपने आवर्तबीजी पादपों में जनन के बाद यानी सबसे लास्ट में मानव में और पादपों में जनन की क्रिया पढ़ने के बाद ये चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर जो है इसको बाद में करेंगे। ये केवल इसमें से जनरल इंट्रोडक्शन लिया है अपने। फिर देखिए अपने अब लैंगिक जनन जो है इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे दूसरे और तीसरे चैप्टर में। पहले चैप्टर में अलैंगिक जनन की जो विभिन्न विधियां हैं वो अपने को पढ़नी है। तो आज अपने शुरू करते हैं भी नए पार्ट के रूप में लैंगिक जनन की क्रिया, किसमें भी, पादपों में। और कौन से पादपों में, आवर्तबीजी पादपों में। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है भी आपके ये। कंपटीशन एग्जाम में इस चैप्टर में से हर बार अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को आपको तैयार करना है भी। देखो दूसरा चैप्टर है अपने जिसका नाम है आवर्त बीजी
पादपों में जनन या प्रजनन। आवर्तबीजी पादपों में जनन या प्रजनन या रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी बोल सकते हैं, या अपने आवर्तबीजी को सीधा एंजियोस्पर्म लिख दो, एंजियोस्पर्म जो है ये फ्लावरिंग प्लांट है, पुष्पीय पादप है। तो अपने यहां पे पुष्पीय पादपों में ही जनन की प्रक्रिया अपने को पढ़नी है। देखिए भी अभी अपने पढ़ा था लैंगिक जनन किसे कहते हैं, कि लैंगिक जनन जो है इसमें दो जीव भाग लेते हैं, युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन की प्रक्रिया होती है। तो यहां पे लैंगिक जनन जो है इसमें कुछ घटनाएं होती है भी। लैंगिक जनन के दौरान जो घटनाएं होती है उनको अपने तीन पार्ट में बांटते हैं भी। पहली तो क्या है भी, निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पूर्व घटनाएं। दूसरा है निषेचन, और तीसरी जो घटना होती है वो होती है निषेचन पश्चात घटना। देखिए अपने आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, तो इस लैंगिक जनन को, आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया को पढ़ने के लिए संपूर्ण प्रक्रिया को, या यूं कह दें कि पादपों के पूरे जीवन चक्र को अपने तीन भागों में बांटते हैं। एक तो निषेचन पूर्व घटनाएं, जिसमें क्या होता है कि युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों का स्थानांतरण होता है। उसके बाद निषेचन पश्चात घटनाओं में अपने बात करते हैं कि निषेचन होने के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस की जो क्रिया है, भ्रूणोद्भव की क्रिया है, जिससे भ्रूण का विकास होता है, बीज का निर्माण होता है, किसमें, पादपों में। तो पूरे लैंगिक जनन को अपने तीन अलग अलग घटनाओं के रूप में बांट लेते हैं भी, जिससे अध्ययन में क्या रहती है, सुविधा रहती है। तो अभी अपने बात करते हैं आवर्तबीजी पादप जो है उनके अंदर जनन। देखो भी आवर्तबीजी पादप या एंजियोस्पर्म, आवर्तबीजी पादप या एंजियोस्पर्म, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है कि एंजियोस्पर्म जो है होते क्या है, आवर्तबीजी। अर्थ क्या हुआ, दो शब्दों से मिलकर बनाइए, एंजियो प्लस स्पर्मा। एंजियो का अर्थ होता है कवर्ड, क्या होता है भी, कवर्ड यानी ढके हुए, और स्पर्मा बना है भी सीड से, यानी स्पर्मा का अर्थ क्या होता है, सीड यानी बीज, ढके हुए बीज। वे पादप जिनमें बीज जो होते हैं वो किसी आवरण से, यानी अंडाशय भित्ति है या फल भित्ति है आदि से ढके हुए रहते हैं, क्या कहलाते हैं, एंजियोस्पर्म। और इन्हीं पादपों में अपने क्या पढ़ना है, अब जनन पढ़ना है। तो आवर्तबीजी पादप या एंजियोस्पर्म जो है इनके अंदर, यानी जिन जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है उनमें लैंगिक जननांग होते हैं। तो आवर्तबीजी पादपों या पुष्पीय पादपों में जो लैंगिक जननांग होता है, क्या भी, लैंगिक जननांग, वो क्या होता है भी, पुष्प होता है। क्या होता है, पुष्प होता है। आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जननांग जो होता है वो क्या होता है भी, पुष्प होता है। सबसे पहले अपने एंजियोस्पर्म में प्रजनन की क्रिया पढ़ने से पहले एक पुष्प के बारे में अपने को सामान्य जानकारी होनी चाहिए। वैसे अपने पिछली क्लास में आपने पुष्प के बारे में पढ़ा है अच्छे से, लेकिन फिर भी यहाँ पे पुष्प के बारे में कुछ सामान्य बातें अपने देखते हैं क्या होती हैं। तो लैंगिक जननांग क्या है, आवर्तबीजी पादपों में पुष्प है। क्या है भी, पुष्प है। एक पुष्प जो है वो आवर्तबीजी पादपों का लैंगिक जननांग होता है, या यूं कह दे जनन अंग होता है, लैंगिक जनन अंग होता है, जो जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है। किसकी प्रक्रिया में,
जनन की प्रक्रिया में। देखिए भी जनन की प्रक्रिया में भाग लेने के साथ साथ पुष्प जो है इसका हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है भी। आप देखते हैं कि एक पुष्प जो होता है उसका सौंदर्यात्मक मूल्य होता है, उसका आभूषणात्मक मूल्य होता है, उसका आध्यात्मिक मूल्य होता है, यानी विभिन्न प्रकार की अपने पूजा पाठ करते हैं उनमें पुष्पों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा भी देखिए अपने जीवन में हम खुशी है, प्यार है, प्रेम है, उल्लास है आदि जो विभिन्न प्रकार के भाव होते हैं उनको प्रकट करने के लिए भी अपने पुष्प है इनका उपयोग प्राचीन समय से करते आ रहे हैं। इसके अलावा पुष्प जो होते हैं ये पादपों का एक बड़ा ही आकर्षक अंग होता है जो हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, क्योंकि पुष्प जो होते हैं उनका विशिष्ट रंग होता है, उनके अंदर मकरंद होती है, विशिष्ट प्रकार की उनमें गंध होती है। ये सारे के सारे चीजें जो है वो अपने को क्या करती है भी, आकर्षित करती है। तो आवर्तबीजी पादपों में पुष्प एक आकर्षक अंग होने के साथ साथ पादपों के लिए क्या है भी, लैंगिक जननांग है। क्या है भी, लैंगिक जननांग है। इस लैंगिक जननांग के जो विभिन्न भाग हैं उनकी अपने सामान्य जानकारी यहां लेते हैं भी। देखो भी एक पुष्प जो होता है उसके अंदर जो विभिन्न भाग हैं वो कौन कौन से हैं। एक पुष्प के विभिन्न भाग, आप साथ साथ डायग्राम भी बना सकते हैं। ये एक प्रारूपिक पुष्प जो है उसका डायग्राम बनाया है अभी। इसमें जो विभिन्न भाग है उनको दर्शाया गया है। एक प्रारूपिक पुष्प, एक प्रारूपिक पुष्प। देखिए भी ये तो अपने जानते ही हैं कि आवर्तबीजी पादपों में पुष्प एक लैंगिक जनन अंग है या एक लैंगिक जननांग है। एक पुष्प जो होता है उसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के चक्र पाए जाते हैं, दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। एक क्या, सहायक चक्र, एक भी आवश्यक चक्र। पहले अपने देखते हैं इनका नाम। इनका नाम लिखेंगे आप बाह्य दल, इनको लिख देंगे आप दल, इनको लिख देंगे पुंकेसर और इसको लिख देंगे आप स्त्री केसर। सबसे पहले अपने बात करते हैं बाह्य दलों की। किसकी बात करें? बाह्य दलों की। एक प्रारूपिक पुष्प में देखिए भी पुष्प वास्तव में होता क्या है, एक रूपांतरित संघनित तना होता है। क्या होता है भी? एक रूपांतरित संघनित तना। पुष्प जो है वास्तव में क्या होता है? पुष्प एक रूपांतरित संघनित कंप्रेस्ड तना या पर्रोह होता है। इसका मतलब क्या है कि पुष्प एक रूपांतरित संघनित तना या पर्रोह होता है। इसका क्या मतलब है? आपने विभिन्न प्रकार के तने देखे होंगे, तने या स्तंभ। तने या स्तंभ जो है इनकी मुख्य बात क्या होती है कि इनमें सुस्पष्ट पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है। आप कल्पना करें कि ये एक तना है। क्या है भी? तना है। ये तने के अंदर पर्व और पर्व संधियां, गन्ना है, ज्वार है, बाजरा है, उनके तने आपने ऐसे देखे होंगे कि उनमें सुस्पष्ट पर्व पाई जाती है, यानी ये क्या होगी? पर्व। और ये क्या होगी भी? पर्व संधि। क्या होगी भी? पर्व संधि। नोड इंटरनोड। ये आप स्पष्ट देख सकते हैं किसमें? गन्ने के अंदर, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है आदि पादपों के अंदर इसको आप सुस्पष्ट देख सकते हैं।
और इन पर्व संधियों पे क्या लगे होते हैं भी? पर्ण लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं भी? पर्ण लगे होते हैं। ये पर्णे लगी हुई है इसके ऊपर। पुष्प एक रूपांतरित सघनित तना या पर्रो है। ये क्या है भी? एक तना या पर्रो है। इसको आप कल्पना करें कि इसको यहां से दोनों तरफ से पकड़ के क्या कर दिया जाए भी? दबा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? दबा दिया जाए। तो दबाने से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? इस तरह से हो जाएगा। अरे वैसे आप गन्ना, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, इनको दबाने की कोशिश मत करना। आपने कल्पना की है यहां पे, ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन अपने को क्या करना है? यहां पे सोचना है कि इसको अपने ऐसे कर दे, दबा दे, इसको कंप्रेस्ड कर दे। क्या कर दे? कंप्रेस्ड कर दे। कंप्रेस्ड करने से क्या होगा कि ये पर्व संधियां जो है ये तो क्या आ जाएंगी भी? पास पास आ जाएंगी। पर्व संधियां क्या आ जाएगी? पास पास आ जाएंगी। और इन पे लगी हुई पर्णे भी क्या हो जाएंगी? पास पास आ जाएगी। पर्णे भी क्या आ जाएंगी भी? पास पास। भी ये तना है, इसको दबाने से क्या हुआ कि पर्वे और पर्व संधियां, यानी पर्वे तो छोटी हो गई और पर्व संधियां पास पास आ गई। और इन पे लगी हुई ये पत्तियां जो है ये इस तरह से, जो पुष्प में ये पत्तियां लगी हुई है इनकी तरह बदल चुकी है, रूपांतरित हो चुकी है और किसी न किसी विशिष्ट कार्य का संपादन करने लगी है। तो वास्तव में पुष्प क्या होता है? एक रूपांतरित सघनित तना या पर्रोह होता है, जिसमें रूपांतरण से विभिन्न प्रकार के, यानी ये पत्तियां जो है ये विभिन्न प्रकार की रूपांतरित होकर के विशिष्ट प्रकार के कार्यों का क्या करती है भी? संपादन करती है। तो देखो अब इस रूपांतरित सघनित तने के अंदर कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहले बाह्यदल। बाह्यदल जो है यानी ये क्या है? रूपांतरित सघनित तना। अब ये जो संरचना, इसका नाम भी दे दो आप, पुष्पासन। ये जो संरचना है इसको नाम दे दो आप पुष्प वृंत। तो ये पुष्पासन जो है इसके ऊपर ये पुष्प के विभिन्न पत्र लगे हुए हैं भी, विभिन्न पत्र लगे हुए हैं। तो देखो इनको डिफाइन कैसे करेंगे अपनी? ये पुष्पासन है भी। क्या है? पुष्पासन। पुष्पासन की पहली पर्व संधि पर, अब देखो यहां पे इस जगह मैंने 4 पर्व संधियां दिखाई है, 1 2 3 4। सबसे पहली ये पुष्पासन की पहली पर्व संधि पे ये पुष्प पत्र चक्र देखिए भी। पहली पर्व संधि पर पाए जाने वाले पुष्प पत्र चक्र को बाह्य दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज या कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भी? बाह्य दलपुंज या कैलिक्स कहते हैं। और इसका प्रत्येक सदस्य बाह्य दल कहलाता है। क्या कहलाता है? दल कहलाता है। और सामान्यतः दल जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। कलिका अवस्था में जो पुष्प के आंतरिक भागों की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। ये कलिका है, जैसे कलिका के बाहर की ओर आपने छोटी छोटी हरी पत्तियों के समान संरचनाएं देखी होंगी, जो क्या है भी? बाह्य दल है। जो क्या करते हैं? कलिका अवस्था में पुष्प के जो आंतरिक भाग है इनकी सुरक्षा करते हैं। दूसरा पार्ट, ये पहली पर्व संधि होगी। अब इस दूसरी पर्व संधि की बात कर लें। पुष्पासन की दूसरी पर्व संधि पर पाए जाने वाले पुष्प पत्र चक्र को दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं भी? दलपुंज कहते हैं। और इस दलपुंज या कोरोला का प्रत्येक सदस्य जो होता है वो कहलाता है दल। और दल जो होते हैं ये आकर्षक, रंगीन, चटक और चमकदार, गंध और मकरंद युक्त होते हैं, जो पुष्प को आकर्षक बनाते हैं। क्या बनाते हैं भी? आकर्षक बनाते हैं। अब देखिए बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये अजननक्षम भाग होते हैं। कैसे भाग होते हैं पुष्प के? अजननक्षम भाग। कौन कौन से? दलपुंज और बाह्य दलपुंज। यानी जनन की प्रक्रिया में इनका कोई रोल नहीं होता, लेकिन ये जनन की क्रिया में सहायता करते हैं। जैसे ये दल है, ये कैसे होते हैं? रंगीन, चटक, चमकदार, जो परागण क्रिया के लिए कीटों को, पक्षियों को, विभिन्न प्रकार के जो परागणकारी है, परागण करता है, उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो
आकर्षित करके ये जनन की क्रिया में सहायता करते हैं। इसलिए दलपुंज और बाह्य दलपुंज इन दोनों चक्रों को क्या कहा जाता है? सहायक चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहायक चक्र। उसके बाद बात करें तीसरी पर्व संधि पर। पुष्पासन की तीसरी पर्व संधि पे पाए जाने वाले पुष्प पत्र चक्र को क्या कहा जाता है भी? पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर जो है ये नर जनन भाग है। क्या है भी? नर जनन भाग। देखिए, पुष्पासन की तीसरी पर्व संधि पे पाए जाने वाले पुष्प पत्र चक्र को क्या कहा जाता है? पुंकेसर या पुमंग कह देते हैं। यानी पूरे चक्र को तो क्या कह देंगे? पुमंग कह देंगे। इसका प्रत्येक सदस्य क्या कहलाएगा? यानी इसको एक को क्या दर्शाएंगे भी? पुंकेसर से। या इसको पूरे चक्र को क्या कहते हैं? एंड्रोसिया। क्या कहते हैं भी? एंड्रोसिया। और इसका प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता है? पुंकेसर या स्टेमन। क्या कहलाता है भी? पुंकेसर या स्टेमन। अब ये पुंकेसर है, पुंकेसर के जो विभिन्न भाग हैं, इन सभी की बात अपने आगे डिटेल में करने वाले हैं। केवल यहाँ पे केवल इसके बारे में इतनी बात करेंगे कि पुंकेसर क्या है? पुष्पासन की तीसरी पर्व संधि पे पाया जाने वाला पुष्प पत्र चक्र। और ये स्टेमन जो होता है, पुंकेसर जो होता है, ये पादप का या पुष्प का कैसा भाग है भी? नर जनन भाग। कैसा भाग है? नर जनन भाग है। फिर बात करते हैं अपने स्त्री केसर की, या इसको कहते हैं जायांग। क्या कहते हैं अभी? जायांग। पुष्पासन की चौथी और अंतिम पर्व संधि पर पाए जाने वाले पुष्प पत्र चक्र को, यह देखिए पुष्पासन है, इसकी अंतिम पर्व संधि पर पाए जाने वाले पुष्प पत्र चक्र को क्या कहते हैं? जायांग या गाइनोसियम या स्त्री केसर। जायांग या गाइनोसियम या स्त्री केसर। इसका प्रत्येक सदस्य अंडप या कार्पल कहलाता है। क्या कहलाता है भी? अंडप या कार्पल कहलाता है। जो पुष्प का मादा जनन भाग है भी, कैसा भाग है? पुष्प का मादा जनन भाग है। कैसा भाग है? मादा जनन भाग। तो पुमंग तो क्या हो गया? पुमंग या पुंकेसर जो है ये तो नर जनन भाग, स्त्री केसर जायांग या गाइनोसियम क्या है? मादा जनन भाग। ये दोनों भाग जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए पुष्प के आवश्यक चक्र कहलाते हैं भी। क्या कहलाते हैं? पुष्प के आवश्यक चक्र कहलाते हैं। तो ये एक सामान्य पुष्प के बारे में अपने बात कर चुके हैं भी, क्योंकि पुष्प जो है वो क्या है? आवर्तबीजी पादपों में, आवर्तबीजी पादप जो है उनका लैंगिक जननांग है, जिसमें दो चक्र पाए जाते हैं। एक सहायक चक्र, सहायक चक्र में क्या होते हैं भी? बाह्य दलपुंज और दलपुंज को शामिल किया जाता है। बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो है ये पुष्प के अजननक्षम भाग है, इसलिए जनन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन जनन की क्रिया में सहायता जरूर करते हैं। इसीलिए इनको कहां रखा गया है भी? सहायक चक्र के अंतर्गत। सिंपल सा प्रश्न ऐसा ही पूछा जा सकता है कि पुष्प के सहायक चक्र में कौन कौन से भाग शामिल है? तो क्या हो जाएगा? दलपुंज और बाह्य दलपुंज। दूसरा चक्र क्या हो गया? आवश्यक चक्र, यानी जो पुष्प के लिए क्या है भी? आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? जनन की क्रिया के लिए, क्योंकि पुष्प क्या है? लैंगिक जननांग है। तो पुष्प जो है उसके आवश्यक चक्र में कौन कौन से अंग शामिल है या कौन कौन से जो चक्र हैं वो शामिल है? तो वो क्या हो जाएगा भी? पुमंग और जायांग, यानी ये जनन भाग है। पुमंग नर जनन भाग और स्त्री केसर या जायांग मादा जनन भाग, तो ये शामिल है, इसीलिए क्या हो गया भी? आवश्यक चक्र हो गए। क्या हो गए भी? आवश्यक चक्र। तो आज की क्लास में बेटा अपने इतनी बात करेंगे। कल अपने पुंकेसर जो है यानी एंड्रोसियम, परागधानी,
इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये पार्ट जो है इनका विकास कैसे होता है, इनकी संरचना कैसे होती है। मेनली चैप्टर जो शुरू होता है अपने वो अब होता है भी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल अपने बात करेंगे नए पॉइंट पे।